सो मैंने पहले ही बताया था कि whenever a charge is there so it will experience an electric field and an magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ये खत्म होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट खत्म होते ही मैग्नेटिज्म पे हम लोग क्या करेंगे, तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि भाई क्या है। तो ये देखो नॉर्मली ये सब कुछ पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, नॉर्मली ये रीडिंग के लिए मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा रीडिंग में काफी कोई दूसरे सोर्सेज आपको लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो अभी तक हमने डिफाइन कर लिया था फोर्स। ठीक है, फोर्स से अब डिफाइन करने आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज को अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका फोर्स मिल जाता है। और फोर्स क्या होता है, ठीक है, लाइक अगर Q1 चार्ज के अराउंड तुम क्या निकालना चाह रहे हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो दिस विल बी Q1 और ये बन जाएगा आपका E1, या फिर उसके अराउंड E अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको कैलकुलेट करना तो ध्यान में रखना, अगर E निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ से तो E क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फोर्स डिवाइडेड बाई Q। उसके खुद के चार्ज से क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही चार्ज से डिवाइड करोगे, फॉर्मूला इधर क्या बनाया था फोर्स का, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा आपका Q से Q1 आपका क्या हो जाएगा, लाइक डायरेक्टली कट जाएगा और फाइनली जो आपका इक्वेशन बचेगा वो बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना तो ये चीज आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या करना है। तो अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे डिफाइंड होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिफाइंड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चीजों को क्या करना, ध्यान में रखना। जैसे फोर्स क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही क्यू डालने का है, ऊपर में दो दो क्यू नहीं आएंगे। ठीक है, तो याद रखने के बेसिस पे बता रहा हूँ कि भाई अब रटना कैसे है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो लाइक डिप्लोमा बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, और या फिर बहुत लोग बीएससी बैकग्राउंड से भी होंगे। तो देखो यार, हल्का फल्का मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी डायरेक्टली इक्वल टू दिस वन। और अगर आपको इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है तो भाई जो फोर्स का वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, वही क्या हो जाएगा, इसका भी आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू। ओके, तो हमेशा देखो कभी इलेक्ट्रिक ये जो फोर्स एक्सपीरियंस निकालते हैं वो हमेशा एक टेस्ट चार्ज पे निकालते हैं। ठीक है, और टेस्ट चार्ज का एक यूनिट लाइक चार्ज हमेशा कंसिडर करके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके चीजों को निकालते हैं। और उसकी जो यूनिट होती थी वो होती थी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आने वाली है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि आपने देख लिया फोर्स को हमने किससे डिवाइड किया, चार्ज से डिवाइड किया। तो फोर्स का तो कितना होता है, न्यूटन, और चार्ज का कितना होता है, कूलम। सो दैट्स व्हाई द यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। एंड ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। if there is more if there are more charges responsible for the field, then अगर एक से ज्यादा चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइक एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स वहां पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फील करोगे वो सारे चार्जेस की वजह से होगा। तो अगर आपको उन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उनके वेक्टर्स को ऐड करोगे। ध्यान में रखना, ये कोई मैग्नीट्यूड ऐड नहीं हो रहा है, ये वेक्टर ऐड हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए आपके पास लॉज है, पैरेललोग्राम, डायरेक्टली ट्रायंगल लॉज एंड ऑल, ये सब कुछ लॉज है। ठीक है, कोई स्केलर लॉ में क्या होता है, लाइक सिंपली डायरेक्शन, लाइक एक ही डायरेक्शन में चीजों को ऐड किया जाता है। वेक्टर्स दो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जब एक से ज्यादा चार्जेस उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। These are the imaginary lines of forces and the tangent at any point on the lines of forces gives the direction of electric field at that point। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई अब उसका इलेक्ट्रिक लाइंस से ही रिप्रेजेंटेशन होगा। लाइक बचपन में आपने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वहां पर आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो आयरन फिलिंग्स ऑटोमेटिकली उनके मैग्नेटिक लाइंस के अलॉन्ग क्या हो जाती है, ओरिएंट हो जाती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती है। वैसे ही चार्ज अगर आपका फ्लो करता है या फिर किसी भी जगह पे आपका चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइक उसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगा। Okay, so that's why we need to discuss some of the properties of electric lines. So what will happen,
always you have to consider that whenever there will be a positive charge, what will happen, always the electric field lines will be like getting outside from that, ठीक है, उससे निकलता हुआ आपको दिखेगा। और जहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी simply seen that they are getting inside the charge। okay, so whenever you will be finding कि भाई कोई लाइन किसी चार्ज के अंदर जा रहा है, तो समझ लेना कि वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर किसी चीज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो समझ जाना कि वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ठीक है, ये ध्यान में रखना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो लेंथ वाइज क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडिकेटिंग अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्सपांड लैटरली, इंडिकेटिंग लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ध्यान में रखना, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कहने का मतलब कि भाई अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर उसके अलोंग ही क्या हो जाएंगी, ओरिएंट हो जाएंगी, लाइक इधर उधर कहीं स्प्रेड आउट होके नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली उसके लेंथ के अलोंग, लाइक ये इसका लेंथ कौन सा है, लाइक ये दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में डायरेक्ट लेंथ कौन सा है, ये वाला है, तो भाई एकदम इसके आसपास से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, फ्लो हो जाएंगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो भाई इस तरफ तो कभी नहीं आता, क्योंकि इन दोनों के बीच में इफेक्ट कैसा होगा, रिपल्शन का होगा, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं आएंगी और उसके केस में लैटरली एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो चीज दिख रही है ना कि भाई पीछे से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तो आगे तरफ निकल रहा है और एक पीछे की तरफ भी निकल रहा है, तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, ये हो रही है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो यहाँ पर निकली है, इनको डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि ये बिकॉज ऑफ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है ना, तो ये हुआ बिकॉज ऑफ और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। okay, so you have to simply see that how they are exactly going. Next is, more the number of electric field lines you will be getting, so more will be the magnitude of that particular charge. Okay, so directly, and that charge can be even positive also, negative also. Okay, so you have to simply count the number of electric field lines, so that will be defined or that will be defining that what is the charge on that particular considered charge. Okay, like what is the magnitude of charge on it. Okay, so if more electric field lines are there, that means the charge is more. Okay, the value, the magnitude of charge is more, and if the number of electric field lines are less, then the magnitude of charge will be lesser. और एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जहां भी इंटरसेक्ट करती है, लाइक ऐसे मान लो इंटरसेक्ट कर गई, तो भाई इसके वजह से क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, मान लो इंटरसेक्ट कर गया और किसी पार्टिकल को तुमने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। अब भाई अगर पार्टिकल को मूव करना है, मान लो कोई पार्टिकल है जो बोलता है कि भाई मैं तो इस वाले रास्ते से आ रहा था तो मैं तो इधर जाऊंगा, लेकिन वो एक जंक्शन पे आके खड़ा हो जाएगा और जंक्शन पे आके वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, क्योंकि आपको भी पता है जाना तो किसी एक ही रास्ते पे है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां पे जाके वो दो टुकड़े में हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पार्ट्स एंड इट विल गो एनीवेयर, इट विल नॉट बी पॉसिबल दैट टाइम। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, नाउ the fifth point, they begin from positive charge and end on negative charge, that is they do not make closed loop, while magnetic field lines form closed loop. Okay, so that is an important part which you need to consider. They begin from positive charge and end on negative charge, that is they do not make a closed loop. That means like first it is going to this one negative, and but there is nothing like that it will be coming from negative to positive, it is not possible. So that's why the magnetic field, sorry, the electric field never makes a closed loop. Okay, while magnetic field lines forms a closed loop. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यही डिफरेंस है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमेशा हमेशा आपको यही दिखेगा कि भाई चीजें पॉजिटिव से क्या हो रही है, निकल रही है और नेगेटिव में जाके घुस रही है। यू विल ऑलवेज सी in case of electric field that the electric field lines is always originating from the positive charge, always originates. Okay, and it will always be getting inside the negative charge. Okay, always you will be finding. So what exactly this will be signifying, that yes, never the closed loop will be possible. Closed loop means
from A to B you will be getting going, and after from B again you will be coming back to A. Okay, so this reversal is only possible in case of magnetic field lines, but not in case of your electric field lines. So this is the very basic difference between the electric field lines and the magnetic field lines. Okay, chalo, sixth point, where the electric field lines of forces are close together, the field is strong. जहां पे भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज अपीयर होंगे, समझ जाना कि वहां पे फील्ड कैसा है, क्लोज लाइक स्ट्रांग है। और जहां पे भी आपको थोड़ा थोड़ा लाइक दूर दूर आपको अपीयर होगा, लाइक डेंसिटी थोड़ा कम होगा, तो वहां पे समझ जाना कि भाई आपकी जो फील्ड है वो क्या है, काफी वीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट और टर्मिनेट एट चार्जेस और सरफेसेस एट राइट एंगल। अगर मान लो कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, जैसे अभी हमने लाइन चार्ज पढ़ा था ना, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक लाइन चार्ज है, कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको बोल सकते हो कि मान लो एक कहीं कंटिन्यूअस लाइन चार्ज है। अगर मान लो वो नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आके घुसेगा ही, इट विल ऑलवेज पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर line charge, okay, that continuous line charge, okay, it will not get evolved from it, it will, the electric field lines will be entering into it, okay. So यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई आपका क्या है, लाइक कोई सरफेस है, तो हमेशा उस सरफेस से राइट एंगल पे ही क्या करेगा, एंटर करेगा आपके सरफेस पे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो नॉर्मल थ्योरी है यार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखो वही वापस से एलिमेंट मान लो, फॉर्मूला डी का क्या बता दिया था मैंने कि भाई वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आपको उसका डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पर बोल दोगे आर कैप। ठीक है, अब अगर आपने कंटिन्यूअस ले लिया तो आप तो एक चार्ज का एलिमेंट लोगे, और जैसे ही चार्ज का एलिमेंट लोगे ये बना दोगे डी क्यू, क्योंकि भाई किसी ना किसी को तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में लेकर आना है ना। तो अगर एक डी क्यू चार्ज कंसिडर कर रहे हो तो ये बन जाएगा डीई, और उसके बाद सिंपली क्या कर दोगे, इंटीग्रेट मार दोगे और चेक कर लोगे कि भाई क्या क्या कांस्टेंट है क्या क्या नहीं। तो भाई के तो कांस्टेंट है, और हर रेडियस के अलग अलग जगह पर भाई अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये चीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली ई के लिए तुम इस केस में बता दोगे कि ये के को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन में डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर लेना, और फाइनली ये आर कैप क्या हो जाएगा, तुम्हारा डायरेक्शन शो कर देगा। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस के केस में। ठीक है, ये केस को मत पढ़ना, कोई बहुत रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए। ठीक है, जब बाद में फुर्सत मिले तब इस केस को पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस चार्ज। तो देखो ये अब यहाँ पे सारा कंक्लूजन आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करें फॉर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस चार्ज। तो सबसे पहले यही चीज ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी आपको बता चुका गया है। ठीक है, जैसे हमने फोर्स के लिए किया था वही सेम काम हमें क्या करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करना है। सबसे पहले यू नीड टू कंसिडर एन ओरिजिन, द सेम point charge you will be considering as origin. Draw the direction of electric field intensity due to surrounding charges considering one charge at a time. एक ही चार्ज को कंसिडर करके आपको क्या करना है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है। अगर किसी अलग अलग डायरेक्शन में है सबको रिजॉल्व कर दो एक्स और वाई डायरेक्शन में, सबको रिजॉल्व करके एड अप कर दो और सिंपली नेट कैलकुलेट कर दो रूट अंडर समेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ई वाई स्क्वायर से। मतलब एग्जैक्टली जो फोर्स के लिए काम किया था वही सेम काम यहाँ पे भी आपको करने का है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं एंगल। एंगल निकालना भी बता ही दिया था, सेम फॉर्मूला, बस फोर्स के जगह पे ई कर दो और कुछ भी नहीं। और ये तो मैंने बता ही दिया फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। लाइक क्लास 12th में जब आप थे तो एनर्जी डेंसिटी पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते थे। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है और ज्यादा वैसा कुछ होता नहीं है खास इसमें। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे एनर्जी डेंसिटी को? तो देखो एनर्जी डेंसिटी ये क्या हो गया, हाँ, एनर्जी डेंसिटी हमेशा कैसे डिफाइन करोगे, एक मिनट मुझे इरेज करने दो ये वाला पार्ट। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे, इफ एनीवन आस्क्स यू that how the energy density is defined, so it is defined per unit volume of electric field. Okay, and it will be simply given by U is equal to half epsilon naught E square. This is a very important part which you need to consider here. So half epsilon naught
E square, where E is your electric field and epsilon naught you are already very aware that it is permittivity. Okay, देखो मैं तुम्हें कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ, यू हैव टू कंसिडर, सर्च इट, वो ध्यान में रखना। एक होता है परमिटिविटी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, परमिटिविटी, एक होता है परमिसिविटी, एक होता है परमिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंस है, नॉर्मली सर्च कर लेना, मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ। अब यहाँ पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग हमें क्या देखना है, लाइक उनका वैल्यू देखना है कि भाई वैल्यू क्या है। तो ये डायरेक्ट रटने का है, डेरिवेशन हर एक का है, ध्यान में रखना हर एक का डेरिवेशन है, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या रखना है, याद रखना है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, सबसे पहला केस लेकर आ रहे हैं, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उसके वजह से, ठीक है, अगर आइसोलेटेड है, ठीक है, इस तरह की इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ये आइसोलेटेड है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डायरेक्टली के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, वही डिस्टेंस उस चार्ज से और कुछ भी नहीं, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पे सिंपली क्या कंसिडर करोगे, एक एक नॉर्मल होता है ना, एक डमी चार्ज मान लो उसको, ठीक है, तो जिसको तुम क्यू नॉट बोल सकते हो, तो वहां पे तुम्हें खुद ही एज्यूम कर लो कि भाई हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया है या डमी चार्ज रख दिया है, और वहां पर हमने क्या कर लिया, किसी एक चार्ज के वजह से हमने वहां पर क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान में रखिएगा। अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर रिंग मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हारे एएआई में आ सकता है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने के भी पुराने क्वेश्चंस देखे थे, तो वो प्योरली फॉर्मूला ही डिराइव करने को बोल दिया था उसने, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला जितने भी केसेस है ना, यहाँ पे मैंने 8 केसेस दिए हैं, जितने भी 8 के 8 केसेस हैं, दैट यू शुड बी वेरी इजिली मक्ड अप, ठीक है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। डिराइवेशन करने का जरूरत नहीं है, डिराइव देखो मैं बता दूंगा कहाँ से आता है, इसमें कुछ भी नहीं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करने का है, और इस छोटे से एलिमेंट का ये जो डिस्टेंस है ना, वो इस पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करने का, तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, सो ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस हो जाएगा, और सिंपली वैसे ही इंटीग्रेट करोगे ना तो ये नीचे में 3/2 आ जाएगा, और वो सारा कुछ सेम टू सेम एग्जैक्ट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यही डेरिवेशन बचपन में किया करते थे, तो अभी बट कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि भाई क्या है वो, ठीक है। तो आई थिंक ये आइडिया लग गया होगा। अगर x बहुत बड़ा है, लाइक ये x, लाइक ये जो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो इस रिंग से, ठीक है, अगर आपने बहुत दूर कोई पॉइंट को कंसिडर कर लिया, तो x को क्या मान लोगे, बहुत बड़ा मान लोगे, और x बहुत बड़ा मान लोगे तो ये रिंग का रेडियस क्या कर दोगे उसके सामने, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो r को ऑलमोस्ट 0 मान लो, ठीक है। r को 0 मानोगे तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इट विल रिमेन एज इट विल बी एक्स क्यूब, और ऊपर में भी एक x है, तो x और नीचे का x क्यूब एक कट जाएगा, इट विल ओनली रिमेन एज एक्स स्क्वायर, सो अगेन इट विल बिकम द प्रीवियस वन, वेयर कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन योर ring. Okay, so I think hope you all will be understanding all these things. Okay, now the very important part here, this is an important note which I need to tell you here, that if suppose you need to calculate E max, okay, like where exactly your electric field is maximum, so when your x will be equal to plus minus r/2, so when you will be differentiating this, again the same procedure whatever you need to follow in your engineering mathematics, the same procedure you will be following here also. You have to differentiate that with respect to x and equate it with 0. You will be getting the boundary conditions, again double differentiate it and check whether the double differential is getting positive or negative, and you will be getting the maxima and minima. So for maxima condition you will be getting x is equal to plus minus r upon root 2. So that is a very very important part, like when you will be considering a distance x such that it is at a distance of r upon root 2, your electric field intensity will be maximum. So what exactly this means, that even at the center of this circular ring, the electric field intensity is not maximum. Where it is maximum, it is maximum at x is equal to r upon root 2. 1 upon root 2 is nothing, it is 0.707 r, 0.7, it is not totally 1 r, even not at the radius, like whatever the radius is there, suppose that radius is this also, so even within this radius you will be getting the maximum electric field intensity because of this ring, and the value of that Emax is k, it is q upon, like it is not k, like k is 1 upon 4 pi epsilon naught,
but here the whole formula is like pi and epsilon naught is there, but at the place of 4 it is 6 here. Okay, 6 root 3. So that you need to remember, like you can even compare this formula, okay, in terms of k. So it's all your responsibility that how you will be comparing this formula, or what is the constant that has been multiplied. You can even write this formula in terms of k, but I had written here directly in terms of pi and epsilon naught. Okay, so you can simply consider it accordingly, or you can simply write this equation in terms of k also. So it's all upon you how you are simply going to write this. Okay, next is when circular disc, see it is ring. So in case of ring, what happens, the interior parts is hollow. Like in case of ring, what happens, whatever the material is there inside this all portion, it is hollow. In case of ring, what will happen, only the materials are present on the circumference, that is known as ring. Okay, and inside all the parts it is totally hollow. But if suppose materials are introduced inside also, so that becomes an that becomes a disc. Okay, so that simply becomes a disc, and it will now possess a surface area. It will now possess a surface area. So in case of ring, it is a line charge. In case of ring, it was a line charge, but in case of a circular disc means the material is present inside also. Okay, so now you have to consider the surface charge density, and surface charge density is represented by sigma, that means q upon a. So again, that you have to consider all these things. So in this case, what will happen when you are going to calculate the value of this electric field intensity, that will be simply like you have to right now remember this one, like sigma upon 2 epsilon naught. So after that, what will happen, whatever the multiplying factor is there, that is 1 minus x upon root under x square plus r square. Okay, x upon root under x square plus r square. So this distance, you can simply consider this distance is nothing, it is root under r square plus x square only, and this distance is x. So what you can consider, suppose this is theta, so this cos theta only means that it is x upon, cos theta is only x upon this one, x upon root under r square plus x square. So this formula can also be written as sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta, where this one is your theta. Okay, where theta is the angle subtended from the point where your test charge is placed to the point on the circumference of your circular disc. Okay, I think that will be clear to you. Now the fourth point, an infinite sheet of uniformly distributed charge with surface charge density sigma. Like it is not right now a circular disc. Okay, like suppose it is a plane sheet, so that plane sheet which is having very less thickness, so again you will be considering the surface charge density. So in this case, what will happen, in this particular case, the thing will be like when it will be circular disc, then this r will be defined, but if it is an infinite sheet, then this theta will be simply becoming 90 for that. Okay, when it will be infinite sheet, then what will happen, that theta will be 90 degree, and here cos 90 will be 0. So this whole term will be getting equal to 0 from the above equation, and directly your answer will be sigma upon 2 epsilon naught. So this formula is more important as compared to even the circular disc. Okay, corresponding to this infinite sheets, more questions are generally asked. Okay, so I think that you will be understanding those things. So I can simply write it here, as compared to the above case, here what exactly you will be putting, theta will be equal to 90 degree, so hence E will be directly equal to sigma upon 2 epsilon naught. Okay, hope so it will be very clear to you. Now the fifth case we are going to study is a finite length of charge with linear charge density lambda. See, previously it was ring, but it was in circular shape. So when we are considering the linear density, so when we will be equating, when we will be integrating along the circumference. But right now it is a finite length. It is not a circumference right now. So that's why we will not deal with the radius. We have to deal with the distance. Okay, so when you will be considering a finite charge, simply remember the formula. Only the formula will be important for your examination. The rest thing will not be possible, it will not be important. So because of this finite length of charge,
when you will be calculating the Ex, because here finite length of charge, so again here you have to define the linear charge density, and linear charge density is defined by lambda, okay, Q by lambda. So here when you will be defining the solution, then what will happen, it will be K lambda upon X. Sir, why K lambda upon X? The electric field is in the format of KQ upon X square, so it is of course in the format of KQ upon X square only. Sir, how? See, if I am writing K lambda upon X, okay, and if I am comparing this with KQ square upon X square, okay, sorry, KQ upon X square, okay, so what will happen exactly here? See, lambda is nothing, it is simply Q by length only, okay, suppose that length is X. So when you will be putting lambda is equal to Q by X, again you will be getting the same formula. So unit should satisfy, okay, that is an important thing which you need to consider always, okay. So I think you will be understanding that that is a format of KQ upon X square only. This is the format of KQ upon X square only. Rather, we had simply replaced that Q by X with lambda, and when you will be calculating that X function, okay, like that X component of electric field, so there you will be getting sine alpha and sine beta. Sir, what is beta and alpha? So wherever you had placed the point charge, in general, always I'm telling you, like they will never place the charge anywhere else, okay, they will, in the most of the cases they will be placing in between only. So what will happen, from that charge, the topmost point projection from the point, that will be beta, and the bottommost point, that will be simply alpha, okay. So in most of the cases this sine alpha and sine beta both are same. So finally your solution will be like 2k lambda upon X into sine alpha, okay, or sine beta, okay, in most of the cases. And if suppose it is in the middle, then what will happen, then cos alpha and cos beta will also be same, and they both will get cancelled out, and Ey will be equal to 0 in that case when it will be in middle. But if suppose it is not in middle, then the formula is K lambda upon X cos alpha minus cos beta. You will be placing alpha first and beta later on, okay, and alpha is the downward angle. So remind this particular thing, alpha is the downward angle, okay. So don't consider this alpha as the upward angle, okay. So for infinite length, again what will happen, this alpha and beta will become 90 degrees. So cos 90, and this also will be cos 90, so this will be by default getting equal to 0. So Ey will be equal to 0 by default in case of infinite length of charge, okay. But Ex will be like this, if alpha and beta will be 90 degree, this sine alpha will also be 1, sine beta will also be 1, so 1 plus 1 2. So the final solution you will be getting is 2k lambda upon X. So I think you will be able to learn all this. So simply pause the video, and for 5 minutes simply learn all these 5 formula first, and then you should proceed with the next 3 parts. So because the next 3 parts will be very crucial, and almost 60% 70% questions are actually asked from the next 3 cases. But for now you have to remember the previous 5 cases, so just pause the video. Now the 6th case which we are going to study is due to a spherical shell of uniformly distributed charges with surface charge density sigma. Of course अगर हम स्फेरिकल शेल को कंसिडर कर रहे हैं, तो स्फेरिकल शेल का जो भी सरफेस पे अगर चार्ज है, तो शेल पे क्या होगा, लाइक अगर सिर्फ बाहर ही चेक कर रहे हो तो वॉल्यूम तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स उसका सरफेस एरिया होगा. तो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट वी नीड टू कंसिडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके. तो ये चीज आपको समझनी जरूरत है इस चीज को, ठीक है. और शेल है, शेल मतलब अंदर से खोखला है. जब अंदर से खोखला है तो बात सिर्फ किसकी होगी, उसके सरफेस की होगी, ठीक है. तो इसके केस में क्या होगा, लाइक डायरेक्टली यहाँ पर आपको चीजें पता होनी चाहिए. बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर में क्या हो जाता है, डायरेक्टली इट विल बी इक्वल टू 0. और सरफेस पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या होती है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो. इट इज नथिंग, इट इज ट्वाइस ऑफ केस नंबर 4 which we had studied. तो कुछ इस रिस्पेक्ट में भी इस चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है. और अगर बाहर की बात करें, आउट की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर KQ अपॉन R स्क्वायर था, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे इट विल बिकम KQ अपॉन X स्क्वायर. सो इट इज नथिंग, इट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X स्क्वायर, ठीक है. 1 अपॉन X स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. तो देखो इसका जो कर्व है वो कैसा जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो आई थिंक इस चीज से थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है.
तो ये चीज ध्यान पे रखना है भाई, एकदम एग्जैक्टली सरफेस पर वैल्यू क्या होने वाली है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके अंदर क्या होगी स्फेरिकल शेल के केस में 0, और बाद में क्या होगा प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो ये चीज ध्यान में रखने का, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन पूछते हैं, ठीक है, और अगर रिलेशन पूछा है तो बस नॉर्मली क्या दे देंगे, दो दो अलग अलग डिस्टेंस दे देंगे और उनसे पूछ लेंगे बताओ कि भाई दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। बट यहीं पर बात करते हैं कि अगर आपने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, लाइक इट्स नॉट अ शेल, ओके, नाउ इट्स अ सॉलिड। Okay, so when you are considering a solid and it is non-conducting sphere, so if it is non-conducting, then what will happen, the place where you will be simply making the rub or where you are simply touching the two zones, then what happens, only in that particular zone only you will be having the distribution of charges. Okay, so as because the material is also there in this particular case, okay, inside the whole your solid non-conducting sphere, so what happens, the electric field will also be there inside this solid non-conducting sphere. And the only thing which you have to consider is that at the center it will only be 0, but as you were getting outside up to the surface, in this region it is actually varying linearly, and the formula for inside will be kq upon r cube, and in the numerator it will be x. So of course this is having a unit of meter cube and this will be having a unit of meter. So when you will be cancelling, it will be becoming overall meter square in the denominator, so it will be like kq upon x square only. Okay, so that you have to consider that the unit of that electric field will not get changed, only the representation will be changing, and according to the representation what will happen, your formula will also get manipulated. So just for remembering purpose I am telling you, I am not giving you the whole derivation, because at last you have to remember only this particular thing. Okay, so be with a very cool mind and simply focus on directly remembering all these formulas. Okay, now coming to the surface, so that up to on the surface what happens, the same formula will be there as you had studied here. Okay, so kq upon capital R square, so remember this is capital R square, okay, which is a constant. And when you will be getting outside, so again the same variation will be there as you were seeing in the spherical shell where it was conducting. Okay, next is solid non-conducting cylinder. So this was all about sphere. Okay, previously also it was shell, right? Now it was solid sphere. Now we are talking about cylindrical shell. So in the cylindrical shell what will happen, like here we will be considering the linear charge density, like even if the radius will be very small, then it will be better to consider the linear charge density. Okay, so linear charge density lambda will be simply q upon your L. Okay, and in the place of L we can write simply as x. Okay, so q will be simply lambda into x, so you can directly consider here this is k q. So at the place of q here you had written 2 lambda into x. Okay, the only the difference is this 2 is not playing that role. Okay, it is a dimensionless quantity, so overall you need to simply remember this particular thing. Okay, so remember it very carefully. E inside will be equal to k into 2 lambda x upon r square. So 2 is there. Okay, in case of cylinder 2 actually comes there. Okay, and when you will be writing this particular, what happens in case of cylinder, the formula becomes 1 upon 2 pi epsilon naught. Okay, and further the same q. Okay, at the place of q it will be lambda into x, so lambda into x and upon it will be r square. So actually this is the formula which generally students use to study, but apart from 1 upon 4 pi e naught, here the formula is 2 pi epsilon naught. So 2 pi epsilon naught, if it will be in the denominator, then of course you can simply consider that previously it would be 4 here. You can, the equivalent case you can consider that if it is 4, then you might have multiplied this with 2. So that's why this 2 and this will be cancelling this 2, and overall the 2 pi 2 pi epsilon naught will be remaining inside the denominator. Okay, so I hope you will be understanding this thing, and that's why I'm not getting that much into the derivation, because in the same manner the things are there. Okay, so that's why you have to learn in the manner like 2k lambda x upon r square. Okay, and k is 9 into 10 to the power 9. Rest all the things are exactly same. Okay, and the next part is, yes, at the surface again, at the surface it will be 2k lambda upon capital R. Okay, here it will be 2k lambda small x upon capital
r cube. Okay, here and lambda is already there, so lambda means directly q by x. Okay, so directly q by x will be there, so q and x will get cancelled out, and in the denominator it will be by default r square only. Okay, so the unit will be satisfying. If you are writing in terms of linear charge density, then what will happen, you have to manipulate the further variables also according to that, so that they will be matching the units. Okay, next E outside. So here what happens in these cases, it was proportional to 1 upon x square. Now in this case what will happen, it will be proportional, inversely proportional to x only. It is not inversely proportional to x square. So that thing you have to consider. The next difference, in case of cylinder it will be inversely proportional to x, and in case of sphere it will be inversely proportional to x square. So the almost the variation will look almost same. The only thing is that the slope of this 1 upon x square will be little larger as compared to this 1 upon x. So this relation, you can say that it is hyperbolic relation. Okay, like the relation of E with 1 by x. So this is nothing, this is known as rectangular hyperbolic relation. Okay, in the above case, k will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, or you can even consider this E at surface as directly 2 or directly you can say that if you are not going to write this 2, then you should simply write as lambda upon 4 pi, or 2 pi you can write. Okay, because 2 has been multiplied, so 2 pi epsilon naught into, okay, lambda was already there, so here it will be simply r. So this was more famous formula. Okay, simply put the values of k and you will be getting the same equation here. Okay, so they can be in a different formats, so consider them equally. Now I am simply giving you some of the important conclusions directly. If the electric field lines are equally spaced and parallel, that means they are uniform. Okay, next, E naught and E be the electric field intensity at a point due to a point charge or a charge distribution in vacuum and in a medium of dielectric constant K. Okay, you are very well aware that the dielectric constant is greater than 1. Okay, for your metals it is almost equal to infinity. So the electric field intensity, when you will be placing a dielectric constant, it actually increases, and it is simply given by E is equal to K into E naught. And if you are replacing the your dielectric medium, then simply you have to take the ratio, because from here you can simply observe that E is proportional to K. So if you are changing the dielectric, then what will happen, this will be the situation. Okay, next, the electric field intensity at a point due to a ring with uniform charge distribution doesn't depends upon the radius of the ring. That is very important. Due to a ring with uniform charge distribution does not depends upon the radius of the ring if the distance between the point and the center of the ring is much greater than the radius of the ring. So this is simply telling about this formula. So when you will be simply checking this formula, so when x will be much greater than r, then what happens, directly E is equal to K capital Q upon x square, and it is independent of r. That means the radius of this given ring when this x distance will be larger. Okay, so that only this is exactly telling you that it does not depends upon the radius if the distance between the point and the center of ring is much greater than the radius of the ring. Okay, the ring simply behaves as a point charge in that particular case. Okay, and in the previous case also it was the formula as kq upon r square. Okay, the electric field intensity inside a hollow sphere is 0. Yes, we had seen. Okay, and a finite value at the surface, yes, and at outside it was inversely proportional to x square, x being the distance of the point from the center of the sphere. Okay, next, the electric field intensity at a point outside a hollow sphere or spherical shell does not depends upon the radius of the sphere, it just behaves as a point charge. So what exactly you will be thinking here, देखो अब ध्यान से देखो, बहुत हो गया अभी, थोड़ा इंग्लिश में काफी कुछ बोल गया मैं, तो ध्यान से रखो. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, आउटसाइड की बात की है, और ये डिपेंड नहीं करेगा रेडियस पे, ठीक है, ऑफ द स्फीयर, इट जस्ट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज. ये चीज ध्यान में रखो. हॉलो का ऊपर में इक्वेशन देखो, हॉलो का इक्वेशन तुम्हें क्या दिख रहा है, जब आउटसाइड की बात कही तो कहीं यहाँ पर तुम्हें ये दिखा कि कहीं आर लिखा हुआ है, नहीं, कहीं नहीं दिखा कि कहीं आर लिखा हुआ है. ठीक है, तो भाई ये उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा. और स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अगर अंदर से हॉलो है तो अंदर में तो वैसे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, और अगर बाहर निकल रहे हो तो भाई इसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई तुम्हारा उसका रेडियस क्या है.
ठीक है। सो इसमें भी आप बोल सकते हो कि भाई बाहर की तरफ अगर देखा जाए, बाहर में अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाए इंटेंसिटी, तो भाई उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, देखो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर बोला है, ध्यान में रखना, स्फीयर और सिलेंडर के बीच में डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो एट अदर पॉइंट्स। ये अगर सेंटर की बात कर रहा है तो सेंटर पे तो भैया जीरो होता है। एट एनी अदर पॉइंट्स इनसाइड इट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइज डायरेक्टली। आपको भी पता है कि पहले तो क्या होता है भाई, अगर सॉलिड है तो भाई सबसे पहले तो ये लीनियरली वेराई करता है यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और उसके बाद ये कैसे वेराई करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली ये वेराई करता है। ठीक है, जैसा भी प्रीवियस केस में हमने देखा था। तो वही सारा कुछ यहाँ पर क्या कर रखा है, लिख रखा है। नेक्स्ट उसके बाद कराया ये बात यहाँ पर सिलेंडर का। तो सिलेंडर का भी दिख गया तुम्हें कि भाई अंदर में क्या करेगा, इट वेराइज डायरेक्टली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इनसाइड इट। सिलेंडर में भी तुम्हें क्या दिख रहा है कि भैया अंदर में तो क्या कर रहा है, ये लीनियरली वेराई कर रहा है। अंदर में तो ये लीनियरली वेराई कर रहा है, ये चीज पे ध्यान दो। देखो ये ऐसे लीनियर, और बाहर जाते ही वापस से क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। तो भैया ऐसे वापस से क्या करेगा, ये वेराई करने लग जाएगा। सो दिस विल बी द वेरिएशन इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। तो स्फीयर में भी अंदर में, क्योंकि अंदर में मटेरियल है, तो अंदर के केस में क्या करोगे, हमेशा लीनियर कंसिडर करोगे। और बाहर में जब आपका आप एक मीडियम में चले जाओगे अपार्ट फ्रॉम योर सिस्टम, तो उसके केस में या तो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा या एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्फीयर हुआ तो एक्स स्क्वायर, अगर सिलेंडर हुआ तो सिंपली 1/x के प्रोपोर्शनल होगा, जिसको तुम हाइपरबोलिक रिलेशन भी बोलते हो। इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, हाइपरबोलिक, या फिर वो बोल देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये भी सिचुएशन है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। सो आई थिंक ये चीज आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, लास्ट में मैं एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर घुसा देते हो, फिर क्या होगा। तो ऑफ कोर्स आपको ये तो चीज दिमाग में आएगा कि सर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस रहा है और उसके ऊपर चार्ज है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक चार्ज क्या होगा, पुटअप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उस पर कुछ ना कुछ फोर्स इंपार्ट हो रहा है तो भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, जहां पर E भी आपका वेक्टर फंक्शन है और F भी आपका वेक्टर है। और आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई नेट फोर्स लग रहा है, तो वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इट विल बी इक्वल टू द इनर्शिया फोर्स। तो आप डायरेक्टली उस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मास सीधा डिवीजन में चला जाएगा, सो क्यू ई बाई एम। ठीक है, अगर ध्यान में रखो, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, एटी का फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली मान लो कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो बन गया सिंपली एटी। ए के जगह पे डाल दो ये क्यू ई बाई एम, तो ये फॉर्मूला बन के रह जाता है ये वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें क्या, किसी भी टाइम पे अगर तुम्हें उसका वेलोसिटी निकालना है तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, क्योंकि इनिशियल भाई उस पर कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो क्योंकि यू जीरो है तो भाई यू टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। ए के जगह पे क्यू ई बाई एम रख दो, टी स्क्वायर। तो भैया यहाँ से तुम उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल सकते हो। और बात रही काइनेटिक एनर्जी की, वेलोसिटी यहाँ पर खुद निकाल ही चुके हो, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ m से क्या करने का है, तुमको मल्टीप्लाई करने का है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें मास नीचे क्या है, डिवीजन में है, तो जब स्क्वायर करोगे तो नीचे में m स्क्वायर आ जाएगा और इसका m, तो एक m से एक m कटेगा तो डिवीजन में सिर्फ एक ही m बचेगा। और इसमें q e t है, तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर, और नीचे में हाफ का ये 2 रह जाएगा, सो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स डायरेक्शन की तरफ आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने अपने पार्टिकल को इस तरफ से एंटर करवाया। ठीक है, अगर उसी के डायरेक्शन में एंटर करवाते हो तो वो उसी डायरेक्शन में घूमता चला जाएगा, लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करवाते हो, ठीक है, तो इसके केस में देखो, ये जो अभी तक मैंने यहाँ पे डिराइव करवाया है, ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पार्टिकल को एंटर करवाया था। ठीक है, अगर उसके परपेंडिकुलर एंटर करवाते हो फिर क्या होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। होगा क्या कि भले ही तुम परपेंडिकुलर एंटर करवा दो, बट बात यह है कि जब भी उस पे फोर्स लगेगा तो वो तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही लगेगा। तो जब भी तुमने इसको क्या करवा दिया, इसके अलोंग लाइक वाई डायरेक्शन में तुमने एंटर करवाया, तो होता कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने का है, लाइक चलो यहाँ पर
जो हमने मान रखा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, y डायरेक्शन में है, x ना मान के, क्योंकि हम एंटर करवाते हैं, क्योंकि x जनरली हम लोग x कंसिडर करते हैं ना इक्वेशन में, तो x के जगह पे मान लो पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x तरफ है, तो y की तरफ क्या मान लो, e को मान लो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ j डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में ही लगेगा। ध्यान में रखना, हमेशा कभी भी जो फोर्स इंप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, व्हेनेवर द फोर्स इज इंप्लाइड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज अलोंग योर direction of electric field if your charged body is positive, and if it will be a negative body, the force imparted because of the electric field will be in the opposite direction. Okay, so अगर आपने इसको x डायरेक्शन में एंटर करवाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा x डायरेक्शन में हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो भैया आपका जो फोर्स लगेगा वो भी सिर्फ किस तरफ लगेगा, y डायरेक्शन में ही लगेगा। तो भले ही आपका बॉडी क्या है, ये Q इंटू ई, ये हमेशा ये सिर्फ किस तरफ लगेगा, ये सिर्फ लगेगा आपका y डायरेक्शन में। अब क्योंकि जो भी आपका चार्ज था उस पे अनबैलेंस कौन से डायरेक्शन में आया, वो सिर्फ y डायरेक्शन में आया, तो भाई एक्सेलरेशन भी सिर्फ आप y डायरेक्शन में निकाल पाओगे, क्योंकि अनबैलेंस सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो इसको इक्वेट भी ma से करोगे तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ y डायरेक्शन का निकाल पाओगे। और अगर एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में है तो ये चीज समझ लेना कि भाई जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में होने वाला है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई अनबैलेंस नहीं था, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन की तरफ थी, वो y डायरेक्शन की तरफ थी। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, in the x direction there will not be any kind of force, and if there will not be any kind of force from the Newton's second law, there will not be any inertia force, and if there will not be any inertia force, the net force will be directly zero and the velocity will be simply constant. Okay, and if the velocity will be constant, then again you can very easily apply this particular formula, so ut plus half at square. So in this case, only in case of y direction you can put the value of a. Okay, so for y direction you can simply put the values differently, and for x direction you can simply put the value differently. Okay, whenever a uniform motion will be there, or along this x direction there will be a uniform motion. Okay, along x direction it will be uniform. Okay, and because the electric field was along the y direction, then what will happen here, it will be simply non-uniform. Okay, so that I think you will be understanding. Okay, so for x direction we will be simply applying the concept of uniform motion, so directly distance will be equal to velocity into time. Okay, so initially only you had entered the particle in the x direction only, but the electric field was in only y direction. Okay, so the velocity will simply remains constant always along the x direction. Okay, you might have studied the kinematics also, so there also in the projectile motion the same concept was there, here also the same concept is there. Okay, there the gravitational force was only acting in the vertically downward direction, but there was no any kind of acceleration in the horizontal direction. So the same scenario is here also. Okay, so from both the equations, from both x and y equation, we had simply eliminated t from it. Okay, because we don't want that, we should define with respect to time, otherwise it will always be a kind of unsteady flow, okay, or unsteady type of motion. Okay, so we have to simply deal with that. So we had eliminated t from that and we got the equation as this, QE by 2m. Simply you had put it this t is equal to x by u in that. Okay, here x by u will be that. Okay, simply put it here and you will be getting this. Okay, it was QE by m was already there. At the place of t you had put it x by u. So x square by u square. So directly you got that y is proportional to x square. So this equation is nothing, it is simply a parabola. Okay, so this is simply a parabolic relation. So whenever the charged particle will be introduced perpendicular to the electric field, always the motion of your charged particle will be a parabola, and if you are introducing along the electric field, it will follow the straight line. So that should be very clear to you. Okay, so if suppose at a particular distance you are forming, like suppose they had given that at distance L from its original path, so simply replace x by L, that's it. Initial velocity will be given to you. Okay, the particle will leave the region in the direction of the tangent drawn to the parabola at the point of escape. Okay, like if suppose here it is leaving, so here what happens, whatever the parabolic trajectory is there, simply you need to draw a tangent along that parabola, and along that direction it will be finally exiting your
electric field. Okay, so this is the scenario, and at that particular point, because yes, that inclined, that tangent part can be or it will be having a horizontal velocity also, and it is having a vertical velocity also. So to find out the net velocity, you have to make root under vx square plus vy square. So that is an important part. Okay, and if you are simply trying to calculate the velocity along y direction, then what will happen in y direction? You have to be very careful, because in y direction what happens, it is, or you can directly say that along the direction of electric field, okay, if you are calculating velocity, because what can happen, even the electric field can be along the x direction also, and you may introduce the particle in the y direction. So you have to be very careful, like the direction in which the electric field is there, जिस भी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। तो भाई उसी डायरेक्शन के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इनर्शिया भी तो उसी डायरेक्शन में आएगा ना। अगर इनर्शिया भी उसी डायरेक्शन में आएगा तो एक्सेलरेशन भी तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाले डायरेक्शन में कभी भी जीरो नहीं होगा। तो उस डायरेक्शन के अलोंग अगर वेलोसिटी ये सब फाइंड आउट कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। और फाइनली बस ये फॉर्मूला लगाओ, यू तो जीरो था शुरू में वाई डायरेक्शन में, क्योंकि भाई एंट्री तो कौन से वेलोसिटी से हुई थी, वो तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था ना इनिशियली, वाई डायरेक्शन में थोड़ी कोई वेलोसिटी था। तो भाई अगर वाई डायरेक्शन को हम सोच रहे हैं तो सिर्फ वाई डायरेक्शन का ही लिखेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो भाई ये तो जीरो हो गया, और ये डायरेक्टली ए की वैल्यू क्यू बाई एम पुट कर दिया, और यहाँ पे टी है, और सिंपली ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और टी को यहाँ पर सिंपली एल बाई यू यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया ऊपर वाले से। ठीक है, ये एल बाई नहीं है, एक्स बाई यू ही है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस एल दे रखा था, इसलिए एक्स को उसने सिर्फ उससे रिप्लेस कर दिया। सो फाइनल वेलोसिटी आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो एक्स डायरेक्शन में तो कोई इनर्शिया फोर्स है ही नहीं, तो वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई जिस वेलोसिटी से एंटर हुआ था वो एस डायरेक्शन में, लास्ट तक वो वेलोसिटी वही रहेगी। सो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस ये वी वाई स्क्वायर। तो वी वाई यहाँ से निकाल लिया क्यू ई एल अपॉन एम यू, या फिर एल के जगह पे एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर एंगल निकालना हो तो भाई वही बात है, ऊपर में वाई वाला कंपोनेंट रहेगा और नीचे में एक्स वाला कंपोनेंट। जैसा कि फोर्स में देखा था, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखा था, वैसा ही यहाँ पर वेलोसिटी में भी देखेंगे, और उसी केस में आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। लेट्स सी।